नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सब राजी खुशी होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, पर राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान का भौतिक उत्पत्ति, राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल और उनकी स्थिति, उसके बाद में राजस्थान की जलवायु, ये सब टॉपिक अपन ने पूरे कर लिए हैं। इसके बाद अगर आज अपन नए टॉपिक की बात करते हैं तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का क्या पढ़ेंगे? अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब है कि कोई नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जाल बिछाया जाता है, जो तंत्र बनाया जाता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? अफवाह तंत्र। अर्थात नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जाल क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र। अर्थात कोई नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा जो तंत्र बनता है, जो जाल बनता है, उसी को अपन किसके नाम से जानते हैं? अफवाह तंत्र के नाम से। राजस्थान में अगर नदियों का जो अफवाह तंत्र है उसको संगम के आधार पे बांटते हैं। जैसे कोई नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अलग नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली अलग नदियां हैं, और राजस्थान में एक विशेष प्रकार का वो पाई जाती है। राजस्थान की जो नदियां हैं मरुस्थल होने के कारण कुछ क्षेत्र में प्रवाहित होती है, उसके बाद वही मिट्टी में विलुप्त हो जाती है, उनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। इस संगम के आधार पर राजस्थान की जो अफवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कितने भागों में? एक तो हो गया अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अर्थात ऐसी नदियों द्वारा निर्मित अफवाह तंत्र जो अपना पानी किस में लेके जाती है? अरब सागर में। दूसरा आता है अपना बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अर्थात ऐसी नदियां जो अपना जल किस में लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में। वो क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और अपने जो विशेष प्रकार का पाया जाता है वो है आंतरिक अफवाह तंत्र, अर्थात ऐसी नदियां जो कुछ क्षेत्र में प्रवाहित होने के बाद वहीं उसी क्षेत्र की मिट्टी में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, उनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र। अर्थात ऐसी नदियां जो अपना जल ना तो अरब सागर में डालती है ना बंगाली खाड़ी में, वो अपने आसपास के मरुस्थलीय क्षेत्र में वहीं पे क्या हो जाती है? विलुप्त। ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। अब राजस्थान में जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र है वो लगभग 17% है। भाई कुल अफवाह तंत्र को अगर अपन 100 माने तो अरब सागरीय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो कितनी है? 17% है। उसके बाद में अगर अपन बंगाल की खाड़ी को शाखा को देखें तो वो है 23%, 23%। उसके बाद में अगर अपन आंतरिक अफवाह तंत्र को देखते हैं तो वो है 60%। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा अफवाह तंत्र राजस्थान का सर्वाधिक सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है? तो अरब सागरीय, बंगाली खाड़ी और आंतरिक। सीधी बात है, आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इसके अलावा जो अफवाह तंत्र है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो अपन देख लेते हैं। देखो, अरावली जो पर्वतमाला है ये अपन ने शुरू से देखते आ रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला किसका काम करती है? जल विभाजक रेखा का क्या करती है? कार्य। अर्थात
राजस्थान में जो जल विभाजक का काम करती है वो क्या होती है, अरावली पर्वतमाला। अर्थात अगर अपन राजस्थान का जो मैप है, ये अपना राजस्थान हो गया। अब इसमें अगर अपन अरावली पर्वतमाला की स्थिति देखते हैं तो अपनी ये है अरावली पर्वतमाला। इसके जो पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, अर्थात पश्चिमी जो क्षेत्र होता है, और इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, ये जो नदियां प्रवाहित होती है, अर्थात राजस्थान में पश्चिम की ओर जो प्रवाहित नदियां होती है वो सारी नदियां किसमें जाके गिरती है, अरब सागर में। इसमें अरब सागर में, अरब सागर में मुख्यतः पश्चिमी रेगिस्तान में बहने वाली कौन सी नदी है, लूनी, और दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली माई। इन नदी तंत्र को अरब सागर की प्रमुख नदी तंत्र में से माना जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की, तो उसकी सबसे प्रमुख नदी क्या है अपने राजस्थान से बहने वाली, चंबल, और फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है, बनास। चंबल के अलावा दूसरी नदी है गंभीर, और ये आगे जाके किसमें मिलती है, यमुना में। तो कौन कौन सी नदियां हो गई, चंबल, बनास, गंभीर, और ये नदियां किस साइड में बह रही है, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं, इस डायरेक्शन में जो नदियां आ रही है, ये किसमें डालती है अपना जल, बंगाल की खाड़ी में। और जो राजस्थान की नदियां जैसे घग्गर नदी प्रवेश करके यहीं पे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, कांतली नदी यहीं पे प्रवाहित होकर यहीं विलुप्त हो जाती है। ऐसी अनेकों नदियां हैं, अनेकों नदियां जो सामर की झील में आके, तो वो सब उन सबको अपन किसमें पढ़ते हैं, आंतरिक अपवा तंत्र की नदियों में। अरब सागर कितना है अपने 17%, बंगाल की खाड़ी 23%, और आंतरिक प्रवाह अपवा तंत्र है कितना 60%। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं कि भारत का जो कुल सतही जल है, नदी जल है, उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है। भारत के जो सतही या नदी जल का राजस्थान में कितना योगदान है। तो राजस्थान का जो नदी जल है या सतही जल है वो कुल भारत के नदी जल का 1.16%, अर्थात 1.16% है। यही अगर भारत का जो भूमिगत जल है, भारत का कौन सा जल, भूमिगत जल, राजस्थान में राजस्थान का कितना योगदान है, राजस्थान का योगदान कितना है, तो ये लगभग है 1.69%। दो फैक्ट है कि सतही या नदी जल है उसका भारत के कुल नदी जल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो 1.16%। वहीं भारत का जो भूमिगत जल है उसमें राजस्थान का कितना योगदान है, तो 1.69%। उसके बाद में जो राजस्थान है उसको मुख्यतः 15 बेसिन और 58 बेसिनों में बांटा गया है। इसके बाद में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अपवा तंत्र का एक भाग। अपन स्टार्ट करेंगे किससे, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से। अफवाह तंत्र का कौन सा भाग, बंगाल की खाड़ी वाला। और अगर अपन बंगाल की खाड़ी की शाखा में देखते हैं तो राजस्थान से जो प्रमुख नदियां गुजरती है, एक तो है चंबल, दूसरी
बनास, तीसरी बाणगंगा और चौथी अपन पढ़ेंगे गंभीर। देखो गंभीर और गंभीरी नदी दोनों अलग अलग नदियां हैं, दोनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। देखो राजस्थान की एकमात्र दो नदियां ऐसी है जिनको मैं अगर लिखना चाहूं तो पास पास लिख देता हूं एक बार। दूसरे पे अपने लिख देते हैं गंभीर को और चौथे पे लिख देते हैं अपने बनास। ये मुख्यतः ये नदियों द्वारा जो मैदान का निर्माण होता है वो सब किसके अंतर्गत आता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा के अंतर्गत। और राजस्थान की दो नदियां ऐसी है जो डायरेक्ट जाके किसमें नदी मिलती है? यमुना नदी में। बाकी सब किसमें? चंबल नदी के माध्यम से किसमें जाके मिलती है? यमुना नदी में। अर्थात दोनों नदियां अपना जल सीधे यमुना नदी में डालती है। अर्थात राजस्थान की ऐसी नदियां जो डायरेक्ट यमुना नदी में अपना जल छोड़ती है वो है एक तो चंबल और गंभीर। बाकी कोई नदी ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट जाके यमुना नदी में अपना जल छोड़ती है। कि सब किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की। तो आज जो अपन पढ़ेंगे विस्तार से चंबल नदी को पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी की शाखा में अगर चंबल नदी पढ़ लेते हैं तो लगभग 50% बंगाल की खाड़ी जो है अपवा तंत्र इसका पूरा हो जाता है। कौन सी? चंबल नदी। ठीक है, एक बार मैप में देख लेते हैं फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं देख लेंगे। ये अपना एक तरह से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। ठीक है, अपना जो राजस्थान है इसमें जो चंबल नदी है वो निकलती है यहाँ से। यहाँ से निकलने के बाद राजस्थान में 84 गढ़ के पास से प्रवेश करती है और बहती हुई किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में। कहाँ से निकल रही है? तो ये जगह है जनापाव की पहाड़ी। कहाँ पे है? महू के पास, एमपी। मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? तो मुरादागंज, इटावा, राज्य यूपी। ठीक है, ये नदी कौन सी है? तो यमुना। अर्थात जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और मुरादागंज, इटावा में कहाँ मिल जाती है? यूपी में। अब देखो कितने राज्यों से बहती है, तो यहाँ पे कौन सा राज्य की बात करते हैं तो अपन कहाँ से निकल रही है? एमपी से। एमपी के बाद फिर ये कौन सा अपना? राजस्थान। और ये यूपी। कितने राज्यों से बहती है? 3 राज्यों से। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब इसकी जो लंबाई अपन पढ़ते हैं वो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो है टोटल लंबाई 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1051 किलोमीटर। अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 322 किलोमीटर। और जो ये बॉर्डर है एमपी और राजस्थान के बीच ये है 252 किलोमीटर। आई होप फैक्ट आपके समझ में आ रहे होंगे। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से कर रही है? तो ये जो स्थान है वो है 84 गढ़ और ये जगह एमपी में पड़ती है। और कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो चित्तौड़ में। 84 गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है
और उसके बाद बहती हुई कहाँ पे जाती है, इटावा के समीप यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। एमपी की कहाँ से निकलती है, जनापाओ की पहाड़ियों से, ठीक है। उद्गम कहाँ से हो रहा है, जनापाओ की पहाड़ियाँ, महू मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़। उसके बाद में बहती हुई 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। राजस्थान और एमपी के बीच में सीमा बनाती है कितनी, 252 किलोमीटर। सॉरी, राजस्थान में कितनी बनाती है, 322 किलोमीटर। राजस्थान और एमपी के मध्य सीमा कितनी बनाती है, तो 252 किलोमीटर। और उसके बाद में कहाँ मिल जाती है, यूपी में यमुना नदी में। टोटल लंबाई कितनी है, तो 1051 किलोमीटर। अब अपन इसकी जो फैक्ट है, अगर अपन मैप को हटा के और ओनली नदी का मैप बनाए राजस्थान में, और इसकी जो सीमा है वो समझ में आ गई होगी। मान लो यहाँ से क्या हो रही है, ये चंबल नदी निकल रही है, बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर गई, और ये किस में जाके मिल गई, यमुना नदी में। ये जो जगह है, ये जगह कौन सी है, तो जनापाओ की पहाड़ी। और ये कहाँ पे है, एमपी में। जिला कौन सा है, महू, है ना। जनापाओ की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ जा रही है, ये जो जगह है, ये जगह कौन सी है अपने, मुरादागंज इटावा, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ती है, यूपी में। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में जो इसका जो फैक्ट आता है वो आता है कि ये जो स्थान है, यहाँ से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश। क्या करती है, राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश। और किसके समीप करती है, तो चौरासीगढ़। और जिला कौन सा आता है वहां पे, चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ का जो राउतवाटा वाला क्षेत्र है, वहां से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद कुछ दूर बहती है, और कुछ दूर बहने के बाद यहाँ पे क्या बनाती है, ये जलप्रपात। ये जो जगह है, इस जगह पे बना रही है ये क्या, जलप्रपात। कौन सा, चूलिया जल प्रपात। कहाँ पे बना रही है, तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में। अब इसकी विशेषता क्या है, तो ये क्या है, राजस्थान का सर्वोच्च जलप्रपात। क्या है, कितना मीटर ऊंचा है, तो 18 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है, 18 मीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बहती हुई नदी बहती है, बहती हुई ये जो क्षेत्र है, यहां पे बनाती है त्रिवेणी संगम। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। इधर से एक नदी आती है, वो जब बनास आती है इधर से, तो ये, और इधर से एक नदी आती है, ये तीनों नदियां मिलके क्या बनाती है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम। और ये संगम कहाँ पे है, तो पादरला ग्राम, सवाई माधोपुर। इसको रामेश्वरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामेश्वरम। नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसमें जो नदियाँ आती है, बनास, चंबल खुद है ही,
और सीप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। जनाबाओं की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और जाके कहाँ मिलती है? मुरादागंज, इटावा, यूपी में। किस में जाके मिलती है? तो ये क्या है? यमुना नदी। ठीक है, किस में जाके मिलती है? यमुना नदी में। चलो, यमुना नदी में मिलने के बाद, यमुना नदी गंगा में मिलती है, गंगा के माध्यम से किस में जाता है जल? बंगाल की खाड़ी में। जो इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? अपन ने पहले लिखा था, पर एक बार और अच्छे से, ताकि 1051 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी हो गई? 1051 किलोमीटर। अगर राजस्थान में इसकी लंबाई देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 1051। लेकिन यही अगर राजस्थान में देखते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में इसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी इसकी? 322 किलोमीटर। और राजस्थान व एमपी के मध्य क्या बनाती है ये सीमा? कितनी? 252 किलोमीटर। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये यहाँ से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद राजस्थान के जो जिलों से बहती है वो जिले भी अपन इसमें एक बार लोकेट कर देते हैं। तो राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ से प्रवेश कर रही है? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद ये आ गया अपना सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद ये ध्यान रखना ऊपर की साइड है, ये यहाँ गलत लिख दिया मैंने, तुम्हारे कंफ्यूज नहीं हो इसलिए यही लिखता हूँ मैं। यहाँ पे कौन सा जिला आ गया अपना? सवाई माधोपुर। और फिर कौन सा जिला आता है? करौली। और फिर अपना जिला आता है धौलपुर। उसके बाद ये नदी जाके किस में मिलती है? फिर आता है अपना करौली और फिर आता है अपना धौलपुर। अतः राजस्थान के कितने जिलों में इसका अपवाद अंतर है, फैली हुई है, ये बहती है? तो चित्तौड़गढ़ में कहाँ पे? 84गढ़ के पास चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद चूलिया जलप्रपात बेसरोडगढ़ चित्तौड़ में बनाती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर यहीं पे आप अगर देखना चाहते हो तो जो एक जलप्रपात है कुचीकरण, ये क्या है? भारत का सर्वोच्च है। क्या है? भारत का सर्वोच्च। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। किस नदी पे? तो वराह नदी पे। किस नदी पर? वराह नदी पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा चूलिया, कितना? 18 मीटर। और कहाँ पे है? बेसरोडगढ़ चित्तौड़ में। भारत का सबसे ऊंचा कुचीकरण कहाँ पे है? कर्नाटक में। किस नदी पे है? तो वराह नदी पे। उसके बाद में राजस्थान कौन कौन से जिलों से? तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसमें प्रवाहित होने के बाद कहाँ जाती है? मुरादागंज में। और किस में मिल जाती है? यमुना नदी में। टोटल लंबाई 1051 किलोमीटर। राजस्थान में 322। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कितनी बना रही है? 252 किलोमीटर। त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, चंबल और सीप, तीनों नदियां मिलकर कहाँ पे? पादलाग्राम, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। आई होप आपको ये जो जितना फैक्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब अपन देख लेते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां। अपन इसकी लंबाई देख ली और इसका अपवाद अंतर देख लिया, जिले देख लिए कौन कौन से जिलों से निकलती है। अब अपन देख लेते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो ये क्या है अपनी? चंबल नदी।
ये राजस्थान में प्रवेश करती हुई किस में जा रही है? यमुना नदी में। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले इसकी जो राजस्थान की ओर से प्रवेश इसमें मिलती है उन नदियों को, राजस्थान में जो आके इसमें एंटर होती है, अर्थात और इन सब के ऊपर से आने वाली रामेश्वर में आके जो मिलती है बनास। ये सारी नदियाँ चंबल नदी के किस ओर से आके मिलती है? बाईं ओर से। भाई ये वाली साइड कौन सी हो गई? बाईं साइड। और ये वाली साइड कौन सी हो गई? दाईं साइड। तो जो राजस्थान से जो नदियाँ मिलती है वो सारी चंबल नदी के किस किस डायरेक्शन से आके मिलती है? बाईं साइड से। अब देखो पहली जो नदी आके मिलती है वो है गुंजाली, अर्थात राजस्थान में प्रवेश करने के बाद जो सबसे पहले नदी आके मिलती है वो है गुंजाली। उसके बाद में दूसरी जो नदी आके मिलती है वो है बामनी। क्या है? गुंजाली, गुंजाली के बाद बामनी, बामनी के बाद जो नदी आके मिलती है वो है कुराल। कौन सी है? कुराल। कुराल के बाद जो नदी आके मिलती है वो है ईज। कौन सी है? ईज। ईजिया, इसको मिटा दो, मेज। कौन सी है? अपने मांगली। और फिर आती है अपने मेज। मेज के बाद में चाकण। और जो सबसे ऊपर से आके मिल रही है ये कौन सी है? बनास। क्या है? गुंजाली, बामनी, कुराल, मांगली, मेज, चाकण और बनास। ये इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां है। चंबल नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है? गुंजाली, बामनी, कुराल, मांगली, मेज, चाकण और बनास। अब जो इस साइड से आके मिलती है एमपी साइड से वो है छोटी काली सिंध। फिर आके मिलती है अपने आलनिया। कौन सी आके मिलती है? फिर आलनिया। आलनिया के बाद आके मिलती है अपने मेज से पहले काली सिंध। काली सिंध में आके कौन सी नदी मिलती है? आहू। और इसी में आके कौन सी नदी मिल जाती है? परवन। फिर आके मिलती है अपने पार्वती। और फिर अपने आती है सीप। और करौली के पास आके मिलती है कुनू। ये एमपी की तरफ से जो नदियां आती है वो क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये अपने एक बार चंबल को मैं रेड पेन से कर देता हूँ ताकि चंबल नदी को अच्छे से अपन पहचान सके कि ये कौन सी, जो रेड पेन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो कौन सी नदी है? अपने चंबल नदी। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। चंबल नदी की जो एमपी की साइड से आती है ये है छोटी काली सिंध। कौन सी नदी है ये? छोटी काली सिंध। फिर अपने जो ये आके मिलती है यहाँ पे कोटा में आलनिया। ठीक है, ये जो नदी है ये है काली सिंध। काली सिंध में ये कौन सी नदी आ रही है? तो आहू। फिर ये आके कौन सी मिलती है? परवन। परवन के बाद में पार्वती। पार्वती के बाद में सीप। और एंड में आके कौन सी नदी मिलती है? करौली के पास में कुनू। ये जो चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं उनका ब्यौरा है।
देखो पहला क्वेश्चन बनता है इनसे कि राजस्थान में सबसे पहले चंबल नदी में आके मिलने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे पहले जो नदी आके मिलती है वो है गुंजाली। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम आकर मिलने वाली नदी। क्योंकि फैक्ट कैसे भी पूछ सकते हैं वो। तो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम आकर जो नदी मिलती है वो कौन सी है, गुंजाली। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। फिर अपने दूसरी नदी कौन सी आती है, बामनी। फिर कौन सी आती है, कुराल। उसके बाद मांगली, मेज, चाकण और बनास। ये सब किसकी है, अपने चंबल की सहायक नदी है। और किस ओर से आके मिल रही है, बाईं ओर से। दाईं ओर से अपन बात करते हैं तो छोटी काली सिंध, आलनिया, ये जो नदी है काली सिंध, इसको मैं यहां भी लिख देता हूं एक बार, कौन सी है, काली सिंध। फिर आती है परवन, पार्वती, सीप और कुन्नू, जहां पे आहू और काली सिंध मिलती है। ये जो स्थान है आहू और काली सिंध जहां पे आके मिल रही है, इस स्थान को नाम दिया गया है सामेला। किस नाम से जाना जाता है, अर्थात आहू और काली सिंध नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है, सामेला। और यहीं पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग। और ये कहां पे है, झालावाड़ में। ठीक है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है, सामेला के नाम से। और जहां पे आहू और काली सिंध नदियों का संगम हो रहा है वहीं पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है राजस्थान में, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है जो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे बना हुआ है। कहां पे, गागरोन, झालावाड़ में। यहां तक आपका समझ में आ रहा होगा। अब जो काली सिंध नदी है ये मिलती है उससे पहले कोटा में। अभी रिसेंटली एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एक बांध बनाया गया है और इस बांध का जो नाम है वो है नवनेरा बांध। कौन सा बांध है, नवनेरा बांध। और ये कहां पे है, कोटा में। किस नदी पे है, तो काली सिंध नदी पे। किस नदी पे, काली सिंध नदी पे। और कहां पे है, कोटा में। समझ में आ रही होगी चीजें। देखो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले कौन सी नदी आके मिलती है, गुंजाली। ठीक है। उसके बाद बाईं ओर से बामनी, कुराल, मांगली, मेज, चाकण और बनास। बनास जो नदी है, अगर अपन बनास के संदर्भ में बात करते हैं तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है बनास, जिसका उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर बांध कौन सी नदी पे बनी हुई है, बनास नदी पे। जब अपन बनास नदी पढ़ेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो उसके बाद में बनास नदी, चंबल और सीप, यहाँ पे क्या बना हुआ है इस पे अपन ने पहले भी चर्चा कर ली। इस चीज को अपन बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्या है यहाँ पे, तो त्रिवेणी संगम कहां पे है, तो रामेश्वरम, पादलाग्राम, सवाई माधोपुर, बनास, चंबल और सीप। उसके बाद में राजस्थान और एमपी की सीमा में बहती हुई कहां मिलती है, यमुना नदी में। कहां पे, मुरादाबाद, मुरादागंज, इटावा, यूपी में। और राजस्थान में सबसे एंड में जो चंबल की सहायक नदी आके मिलती है वो कौन सी है, अर्थात अंत में, है ना, सबसे अंत में कौन सी आके मिलती है, कुन्नू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चंबल नदी है, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, 84गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है, भीमलत के
बेसरोडगढ़ के पास सूलिया जलप्रपात बनाती है। उसके बाद बहती हुई चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई मुरादागंज के पास किसमें मिल जाती है? यूपी में। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें अपन ने बाईं ओर और दाईं ओर दोनों की अलग अलग नदियों का मैप के हिसाब से देखा है। अगर इन नदियों की बाईं जो नदियां हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चंबल नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों का सही युग्म है, उस समय अपना दिमाग, सहायक नदियां तो सारी रटी हुई रहती है, लेकिन इनमें से बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी है? देखो, ट्रिक जरूरी नहीं है, पर अगर आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हो। क्या है आजकल, क्या फ्री हो रखा है जियो की वजह से? है क्या फ्री हो रखा है? 1.5 GB डाटा फ्री मिलता है ना डेली। अब तो 5G है, लेकिन अपन किसका लेंगे? 5G। ये लिखो, 1.5 GB के मजे चखो भाई। कोई है लड़का है जो क्या बोल रहा है कि 1.5 GB के क्या करो? मजे चखो भाई। अपने दोस्त से बोल रहा है, रिचार्ज कर लिया उसने, और वो बोल रहा है कि 1.5 GB के मजे चखो भाई। 1.5 उसको अपने याद करने के लिए ओनली, कि भाई रिचार्ज करते हैं ना, इस वजह से। वो बाद में शब्द आया जी, तो जी से गुंजाली, बी से बामनी, के से कुराल, मैं से मांगली, मजे, मजे से मेज, चको चाकण, और बाई से बनास। और ये सारी नदियां किस ओर से आके मिल रही है? बाई ओर से। अर्थात 1.5 GB के मजे चको भाई। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। क्या है कि 1.5 GB के मजे चको भाई। जी से गुंजाली, बी से बामनी, के से कुराल, मजे से, मैं से तो हो गया मांगली, और मजे से पूरा मेज, और उसके बाद चको चाकण, बाई से बनास। और ये सारी नदी कहाँ से कौन सी साइड से आके मिलती है? बनास से। इनके अलावा जितनी भी नदियां हैं, छोटी काली सिंध, आलनिया, काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, सीप और कुनू, सब किस ओर से आके मिलती है? दाईं ओर से। तो उनको तो अपने को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है भाई। एक साइड की नदी अपने को याद है, और क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। या तो ये बन सकता है कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम, तो गुंजाली, बामनी, कुराल, मांगली, मेज, चाकण और बनास, इसी क्रम में ये नदियां किसमें मिलती है? चंबल नदी में। और उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो इस साइड से मिलने वाले सबसे पहले काली सिंध, फिर आलनिया, छोटी काली सिंध, आलनिया, काली सिंध, फिर अपने पार्वती, सीप और कुनू। सबसे अंत में कौन सी नदी आके मिल रही है? कुनू। आई होप आपको जो ये नदियां हैं, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, इनकी विशेषताएं और ये आपको कंप्लीट याद हो गई होगी। उसके अलावा जो भी इनकी उद्गम स्थल और ये चीजें हैं, उनको अपन एक बार और विस्तार से देख लेंगे। लेकिन जो सहायक नदियां हैं, बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां, 1.5 GB के मजे चको भाई। जी से गुंजाली, बी से बामनी, के से कुराल, मैं से मांगली, मजे से मेज, चको से चाकण, बाई से बनास। और किस ओर से आके मिलती है सारी नदियां? बाई ओर से। अर्थात 1.5 GB के मजे चको बाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप एक बार। अब जो अपन देखेंगे चंबल नदी, चंबल नदी पे क्या है, अपन ने त्रिवेणी संगम देख लिया, प्रमुख सहायक नदियां देख ली, इसकी लंबाई देख ली, उद्गम देख लिया, संगम देख लिया। अब अपन देखेंगे इस पे बांध, कौन कौन से बांध बने हुए। ठीक है, अपन क्या देखेंगे? चंबल नदी पे बने हुए बांध। देखो, यहां से ये अपने चंबल नदी निकली, ये राजस्थान में प्रवेश करी, और बहती हुई किसमें जाके मिली? अपने यमुना में। देखो, इस नदी पे कितने बांध बने हुए हैं? 4, चारों बड़े बड़े बांध है। पहला बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में, पहला जो बांध है कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा बांध राजस्थान में प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ का जो रावत भाटा है वहीं पे बना हुआ है। और इन बांधों का भी क्रम तुम एक तो निर्माण सन के हिसाब से कौन से चरण में। तीसरा जो बांध बना हुआ है अपने कोटा में,
और चौथा जो बांध बना हुआ है वो भी कोटा में ही बना हुआ है। कितने बांध बने हुए इस नदी पे? 4 बड़े बांध 4 है। अब ये जो 4 बांध है इनका निर्माण कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो चरण है उसमें गांधी सागर और कोटा बैराज क्या बनाए गए? फर्स्ट चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरा जो चरण था उसमें बनाया गया इस पे राणा प्रताप सागर। दूसरा कौन सा बनाया गया? राणा प्रताप सागर। और तीसरा चरण में बनाया गया इस पे जवाहर सागर। 3 चरण में कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। जो पहला जो चरण था उसमें बनाया गया था गांधी सागर, ये वाला, और कोटा बैराज, ये वाला। गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरा जो चरण था उसमें बनाया गया राणा प्रताप सागर। और तीसरा जो चरण था उसमें बनाया गया जवाहर सागर। आई होप आपको जो ये चीजें हैं, ये जो बांध परियोजना है या सिंचाई परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के, किसके? राजस्थान और मध्य प्रदेश के, एमपी के कितने प्रतिशत भागीदारी से? 50-50 भागीदारी से बनाई गई है। अच्छा, इसके अलावा इन पे जो बने हुए हैं वो है, इन पे जो जल विद्युत क्षमता है, गांधी सागर की अपन बात करते हैं तो 23 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगी हुई है? 5। राणा प्रताप सागर की बात करते हैं तो 43 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगी हुई है? 4। और जवाहर सागर की बात करते हैं तो जवाहर सागर में 33 की कितनी लगी हुई है? 3। देखो, 23 मेगावाट की 5 गांधी सागर में, 43 मेगावाट की 4 राणा प्रताप सागर में, और 33 मेगावाट की 3 जवाहर सागर में। तो ये कितना हो गया? लगभग 115 मेगावाट। अर्थात गांधी सागर से कितनी बिजली उत्पादित होती है? 115 मेगावाट। राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट। उसके बाद में जवाहर सागर से कितनी होती है? 99 मेगावाट। किन दो स्टेट का है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। कितनी कितनी भागीदारी है? 50-50। ये जो कोटा बैराज है इससे ओनली क्या की जाती है? सिंचाई। क्या की जाती है? सिंचाई। सिंचाई हेतु इससे 2 नहरें निकाली गई है, बाई नहर और दाई नहर। दाई नहर, बाई नहर, इससे जो सिंचाई होती है वो राजस्थान के कोटा व बूंदी जिले में होती है। बाई नहर से कौन कौन से जिलों में? कोटा और बूंदी। दाई जो नहर है इससे राजस्थान के कोटा, बारां और एमपी में सिंचाई होती है। कोटा, बारां और एमपी। दाई नहर में कुल 10 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 10। दाई नहर से कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। और कहां पे है? कोटा बैराज में। ठीक है, इस प्रकार जो इस पे जो बांध बने हुए हैं उन पर अपन ने विस्तार से क्या की है? चर्चा की है। इसके बाद अगर अपन आगे देखते हैं सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई है और इस वजह से आगे क्लास शायद ही रिकॉर्ड हो पाए।
आई होप आपको अब तक जितना पढ़ा है वो सारा अच्छे से समझ आ गया होगा और इससे आगे भी आप कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर अभी आ जाता है तो अभी अपन कर लेंगे, नहीं तो आगे वाली जो क्लास है उसमें अपन इस पे विस्तार से और चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।